आइए आज हम स्टडी करेंगे आबंध ध्रुवणता। इसको अंग्रेजी में देखें तो कहा जाएगा पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। तो इंग्लिश में पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स बोलेंगे। तो देखिए, आबंध ध्रुवणता का मतलब, आबंध का मतलब बॉन्ड, ध्रुवणता का मतलब पोलरिटी, ध्रुव शब्द का मतलब दो ध्रुव बन जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो किसी आबंध का 100% आयनिक या सहसंयोजी होना एक आदर्श स्थिति है। तो कोई बॉन्ड जो हो, अगर वो 100 का 100% आयनिक है, यानी पूरी तरह से आयन के रूप में है, या पूरी तरह से सहसंयोजी यानी कोवैलेंट है, तो यह एक आदर्श स्थिति यानी आइडियल स्थिति है। जैसे किसी को अगर ये कहा जाए कि वो पूरी तरह से अच्छा ही इंसान है, खराब है ही नहीं, तो वो आइडियल कंडीशन है। और वो चीज़ सिर्फ ईश्वर को ही कहा जाता है कि ईश्वर ही आइडियल हो सकता है। तो इसी प्रकार ये कह रहा है कि अगर कोई बंध आयनिक है 100% या सहसंयोजी है 100%, तो ये आदर्श स्थिति है। परंतु वास्तव में कोई भी आबंध या यौगिक पूर्ण रूप से सहसंयोजी या आयनिक नहीं होता है। यहाँ तक कि दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच बनने वाले सहसंयोजी आबंध की प्रकृति भी आंशिक रूप से आयनिक होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन में तो दोनों हाइड्रोजन ही है, फिर भी जो है कंडीशन ये है कि पूरी तरह से सहसंयोजी नहीं है, आंशिक रूप से आयनिक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी बॉन्ड पूरी तरह से सहसंयोजी या कोई भी बॉन्ड पूरी तरह से आयनिक नहीं होता। जब सहसंयोजी आबंध दो समान परमाणुओं के बीच, जैसे H2O2 Cl2 N2 तथा F2, इसमें देखिए H दोनों समान परमाणु है, O दोनों समान है, Cl दोनों समान है, N2 में Nn और F2 में Ff समान है। अगर उनके बीच बनता है तब सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं द्वारा समान रूप से आकर्षित होता है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्म दो समान नाभिकों के बीच ठीक मध्य में उपस्थित होता है। तो कहने का मतलब यह है कि H और H दोनों एक ही तरह के हैं, तो H भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और दूसरा H भी, तो दोनों के मध्य में चूंकि वो इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित होता है। इस प्रकार प्राप्त आबंध अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध कहलाता है। मतलब इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं रहता, तो ये अध्रुवीय होता है। इसके विपरीत HF, अब HF में देखिए फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। हमने आपको याद दिलाया था कि आवर्त सारणी में फोन करके FON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। विद्युत ऋणात्मक का मतलब इसके ज्यादा पास रहेगा ऋण चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है कि F ऋणात्मक होगा, H धनात्मक होगा। तो इसका मतलब ये पोलर होगा यानी ध्रुवीय अणु होगा। तो वही कह रहा है कि इसके विपरीत HF जैसे विषम परमाणु अणु में दो परमाणुओं के बीच संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन की ओर विस्थापित हो जाता है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है यानी विद्युत ऋणात्मक है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो इसके तरफ ऋण चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक है। जो हमने बताया वही लिख दिया। इस प्रकार निर्मित HF आबंध एक ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध है। तो समझ में आ गया कि HF ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध है। अब आगे देखते हैं। ध्रुवण के कारण ऐसे अणु में द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट उत्पन्न हो जाता है। अब इस बात को समझिए। ध्रुवण का मतलब पोलरिटी, पोलरिटी का मतलब एक, जैसे हम कोई छड़ी ले लें, लकड़ी का डंडा ले लें, सीधा डंडा, उसमें एक तरफ प्लस चार्ज आ जाए, धनात्मक आवेश, और एक तरफ ऋणात्मक आ जाए, तो उसको ध्रुवण कहेंगे। और इस ध्रुवण के कारण क्या होता है कि अब इसको इस तरह समझिए कि जिधर धन चार्ज है इसका मतलब वो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी उधर हल्का हो जाएगा, और जिधर माइनस चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है,
तो इलेक्ट्रॉन के वजन की वजह से भारी हो जाएगा, तो भारी वाला पार्ट नीचे की ओर जाएगा और हल्का वाला भाग ऊपर की ओर जाएगा अगर किसी मध्य वाले बिंदु पर उसको पकड़ लिया जाए। तो अब क्या होगा, ये एक तरह से घूमने लगेगा, इसी को द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। जब वजन वाला पार्ट नीचे को जाएगा और हल्का वाला पार्ट ऊपर को जाएगा तो ये पूरा परमाणु जो है घूमने लगेगा, तो इसी को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमने समझने के लिए वजन की बात की है, बाकी ऐसा है नहीं। द्विध्रुव को आवेश के मान तथा धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो द्विध्रुव जो है, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण है तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे, तो उसके बारे में बता रहा है कि द्विध्रुव को आवेश के मान तथा धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे सामान्यतः ग्रीक भाषा म्यू द्वारा दर्शाया जाता है, इसको म्यू बोलते हैं। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणे आवेश पृथक्करण की दूरी, तो यह द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला हो गया कि द्विध्रुव आघूर्ण म्यू इक्वल टू आवेश क्यू गुणे पृथक्करण की दूरी। उसी प्रकार से है जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल की जगह आवेश है, विस्थापन की तरह जगह आवेश पृथक्करण की दूरी। द्विध्रुव आघूर्ण को सामान्यतः डिबाय मात्रक डी के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिबाय है जिसको कैपिटल डी से लिखा जाता है। तो 1 डिबाय बराबर होता है 13.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर, ये 1 डिबाय बराबर होता है, जहां पर सी कूलाम तथा यम मीटर है। तो सी हमारा कूलाम है और यम मीटर है। अब आगे पढ़ने से पहले थोड़ा ये वैज्ञानिक के बारे में पढ़ लेते हैं। डच रसायनज्ञ पीटर डिबाय को सन 1936 में उनके एक्स किरणों के विवर्तन तथा द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको सम्मानित करने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण के मान को डिबाय मात्रक में दिया गया। तो डिबाय एक साइंटिस्ट का नाम है, चूंकि उन्होंने द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया था, इसलिए उनके नाम के आधार पर डिबाय मात्रक यूज किया जाता है द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। अब देखिए आगे क्या है। इसके अलावा द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। परंपरा के अनुसार इसे एक छोटे तीर द्वारा दर्शाया जाता है जिसका पुच्छल सिरा ऋणात्मक केंद्र पर स्थित होता है तथा अग्र सिरा घनात्मक केंद्र की ओर उन्मुख होता है। घनात्मक लिखा है जबकि धनात्मक होना चाहिए, घा लिख गया है, धा होना चाहिए। तो जिसका पुच्छल सिरा यानी पूंछ ऋणात्मक केंद्र पर स्थित होती है तथा अग्र सिरा धनात्मक केंद्र की ओर उन्मुख होता है। तो फिर से पढ़िए। इसके अलावा द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो ये ध्यान देना है कि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है सदिश राशि है और सदिश राशि की एक निश्चित दिशा होती है, उसका नाम ही है सदिश, मतलब दिशा सहित। तो दिशा किधर होती है तो ये समझने की बात है। तो पुच्छल सिरा जो होता है पूंछ वाला यानी टेल ऋणात्मक होता है तथा अग्र सिरा जिसको हेड कहेंगे वो धनात्मक और केंद्र की ओर उन्मुख होता है। परंतु रसायन में द्विध्रुव आघूर्ण की उपस्थिति अणु की लुईस संरचना के ऊपर क्रॉस तीर द्वारा दर्शाई जाती है। तो ये ध्यान देना है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है तो जब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसको दर्शाना होगा अगर लुईस संरचना में, तो ऊपर क्रॉस तीर मतलब तीर बनाएंगे, ऊपर ऐसे क्रॉस कर देंगे, द्वारा दर्शाई जाती है। तीर का क्रॉस अणु के धनात्मक सिरे पर और शीर्ष ऋणात्मक सिरे पर होता है। इसमें ध्यान देना है कि तीर का जो क्रॉस होता है ये धनात्मक सिरे पर, देखिए इसको ऐसे याद करना है कि तीर है, इसमें ऐसे कट मारा गया तो धन जैसे बन गया, तो ये धनात्मक सिरा होगा पूंछ वाला और आगे वाला ऋणात्मक सिरा होता है। जबकि देखिए इस यहाँ पर कह रहा है पुच्छल सिरा धनात्मक केंद्र पर स्थित होता है तथा अग्र सिरा
पुच्छल सिरा ऋणात्मक केंद्र पर स्थित होता है तथा अग्र सिरा धनात्मक केंद्र के स्थित होता है। परंतु रसायन में, अगर रसायन में लुईस संरचना की बात करेंगे तो ये जो ऊपर लिखा है इसका उल्टा होगा, यानी पूंछ धनात्मक रहेगी और आगे वाला ऋणात्मक रहेगा। लेकिन फिजिक्स में बात करेंगे तो पूंछ ऋणात्मक रहेगी, आगे वाला धनात्मक रहेगा, तो इसको ध्यान देना। उदाहरण के लिए HF में द्विध्रुव आघूर्ण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तब देखिए HF में चूंकि F ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह ऋण रखेगा और पीछे वाला धन रखेगा। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस किया गया, धन जैसा बनाया गया, आगे ये ऋण होगा। यह तीर अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व के बदलाव की दिशा बतलाता है। तो ये तीर जो है, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसके बदलाव की दिशा बताता है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। ध्यान दीजिए कि क्रॉस तीर की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश की पारंपरिक दिशा के विपरीत है। यह ध्यान देना है कि क्रॉस का तीर जो है उसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश की पारंपरिक दिशा के विपरीत है। तो जो ये क्रॉस तीर की दिशा है, मतलब इधर को ये एरो लगा है, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश की पारंपरिक दिशा के विपरीत, यानी द्विध्रुव आघूर्ण इधर को होगा, ये कहने का मतलब। अभी आगे पढ़ते हैं और क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये बनाया गया है, तो यहाँ पर अभी पढ़ते हैं, खुद ही पता चलेगा। तो बहु परमाणु अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण केवल आबंधों के अपने द्विध्रुव, जिन्हें आबंध आघूर्ण कहा जाता है, पर ही निर्भर नहीं करता, अपितु यह विभिन्न आबंधों की स्थानिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। तो ये बात ध्यान देना है कि द्विपरमाणु तक तो ये बात ठीक है द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन अगर बहुपरमाणु अणु है तो उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो सिर्फ बहुपरमाणु अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण केवल आबंधों के अपने द्विध्रुव, जिन्हें आबंध आघूर्ण कहा जाता है, पर ही निर्भर नहीं करता, अपितु यह विभिन्न आबंधों की स्थानिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। ऐसे में द्विध्रुव अणु के विभिन्न आबंधों के द्विध्रुव आघूर्ण अणु के विभिन्न आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों का सदिश योग यानी वेक्टर सम होता है। तो इसको ध्यान देना। यहाँ तक अंडरलाइन हो गया था। इसके आगे जितने भी कुल मिलाकर के द्विध्रुव आघूर्ण होंगे सबको हम जोड़ देंगे। और कैसे जोड़ेंगे? सदिश योग की तरह, वेक्टर सम जोड़ेंगे, ऐसे गिनती की तरह नहीं जोड़ देंगे। उदाहरण के लिए जल के अणु जिसकी आकृति बंकित होती है, मतलब बेंड होती है, मुड़ी हुई, के 2 OH आबंध 104.5 डिग्री के कोण पर होते हैं। इस अणु में कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान 6.17 × 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। इसको अगर वैसे व्यक्त करें डिबाय में तो 1 डिबाय बराबर होता है 3.33564 × 10⁻30 सेंटीमीटर। कूलाम मीटर होता है, CM का मतलब कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं। जो 2 OH आबंधों के द्विध्रुवों के आघूर्णों के सदिश योग से प्राप्त होता है। क्योंकि 1D बराबर इतना होता है तो वही ब्रैकेट में लिखा है। तो इसका देखिए 2 गुना मान है। इसको जब 2 गुना करेंगे तो आएगा। तो चूंकि 2 OH हैं तो उनका जो है इसने सदिश योग निकाला है। अब कैसे निकाला है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए H2O यानी पानी के अणु का ये देखिए चित्र बनाया है। तो ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है हाइड्रोजन से, हमने बताया था FON, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ ज्यादा होगा। तो तीर देखो इधर को, जो कम है उधर प्लस और इधर माइनस, ये प्लस इधर माइनस। तो अगर इसका रिजल्टेंट देखा जाए तो ये चूंकि 105 डिग्री कितना कोण था, 104.5 डिग्री था, जहाँ तक 104.5 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो अब ये जो इसका रिजल्टेंट होगा, इसका और इसका,
तो इन दोनों के मध्य में जो रेखा खींची जाएगी वहाँ से दोनों का रिजल्टेंट जाएगा। तो ये देखिए रिजल्टेंट इस तरह जाएगा। तो आबंध आघूर्ण ये दिखाया गया है, और परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण यानी इसका परिणामी किधर जाएगा, इस तरह रिजल्टेंट द्विध्रुव आघूर्ण इस तरह जाएगा। तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर कितना है 1.85D बराबर 1.85 इंटू, अब डुबाय में कूलाम मीटर में बदलेंगे तो इतना रखना पड़ेगा, तो इतने का गुणा कर दिया तो कूलाम मीटर बदल गया। तो ये आ गया 6.17 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर। तो यहाँ पर देखिए एक नीचे शब्द आया था बंकित, तो उसको स्पष्ट ये देखिए, जल के अणु जिसकी आकृति बंकित होती है। बंकित का मतलब इंग्लिश में बेंट शेप्ड, बेंट का मतलब होता है मुड़ा हुआ। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मुड़ी हुई आकृति है, ये ऑक्सीजन है, 2 H हैं, तो पानी के अणु इस तरह मुड़े हुए आकृति में। अब देखिए यहाँ पर BeF2 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो BeF2 के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इस अणु में 2 समान आबंध द्विध्रुव विपरीत दिशा में होते हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, यानी कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए Be है, ये F है। हमने बताया था फोन FON, तो फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगी तो तीर इधर लगेगी, जिधर धनात्मक होगा उधर एक क्रॉस लगाएंगे, जिधर ऋणात्मक होगा उधर तीर लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये देखिए तीर इधर लगेगी, ये तीर इधर लगेगी, मतलब एक इधर को है एक इधर को है, बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो चूंकि 180 डिग्री है और ये दोनों के मान बराबर हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो BeF2 अणु में आबंध आघूर्ण, BeF2 अणु का कुल आबंध आघूर्ण, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो एक की दिशा इधर है एक की दिशा इधर है और बराबर है इसका मान, तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि सदिश की तरह हमको जोड़ना है। तो दिशा चूंकि उल्टा है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से BeF2 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। अब इसी प्रकार BeF3 की बात करते हैं। तो जैसे चतुष्क परमाणुवीय अणु में द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, चतुष्क परमाणु मतलब चारों दिशा में बराबर, ऐसे ऐसे चारों दिशा में अगर बराबर बलाघूर्ण हो, द्विध्रुव आघूर्ण हो, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे अगर इस तरह हो, ये और ये, और इस तरह तीर लगा हो, चारों दिशाएं हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये इस तरह, तो इधर वाला इसको कैंसिल कर देगा, इधर वाला इसको, तो फिर भी 0 हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब। तो BeF3 जैसे चतुष्क परमाणु अणु में द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। यद्यपि इस अणु में BeF आबंध 120 डिग्री के कोण पर होते हैं। इस अणु में 2 आबंध आघूर्णों के समान तथा विपरीत दिशा में होता है। इसके परिणाम स्वरूप या इसके फलस्वरूप तीनों आबंध आघूर्णों का कुल सदिश योग 0 के बराबर होता है। तो अब देखिए कैसे बराबर होता है, हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल हो गया, जैसे पानी वाले H2O में था, तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री है। तो इसका और इसका परिणामी इधर को चला जाएगा, इधर को। तो अब चूंकि 120 डिग्री का एंगल है, तो 120 डिग्री में कोई भी अगर 2 बल लगते हैं तो उनका परिणामी किसी एक बल के बराबर होता है। जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे और अच्छे से। तो ये F है, ये F है, तो इसका दोनों का परिणामी 120 डिग्री चूंकि एंगल है तो इधर F होगा। अब इधर F हो गया और इस F की वजह से इधर भी F है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए परिणामी 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत है। तो वही है। तो इसके परिणाम स्वरूप तीनों आबंध आघूर्णों का कुल सदिश योग 0 के बराबर हो जाता है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है आइए NH3 तथा NF3 के अणुओं का एक रोचक उदाहरण लें। अब NH3 और NF3 लिए जा रहे हैं। दोनों अणुओं की पिरामिडीय आकृति होती है। तो NH और NF3 जो है ये पिरामिड शेप होते हैं। अभी देखिए शेप बस ऐसे याद कर लीजिए
आगे जब चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो कैसे शेप निकाला जाता है इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जिनके नाइट्रोजन के परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, तो नाइट्रोजन में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, पूरा 7 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2,5 होगा। अंदर वाली कक्षा में 2 होंगे, बाहर वाली कक्षा में 5 होंगे। 5 में से 3 तीनों हाइड्रोजन से मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, 2 बचेंगे। 2 का मतलब एक युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन का है या एक युग्म ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। तो वही कह रहा है कि दोनों अणुओं की विपरीत पिरामिडीय आकृति होती है, जिनसे नाइट्रोजन के परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। हालांकि फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है। हमने बताया था फोन FON, यानी फोन फिर फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है, तो नाइट्रोजन से फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो वही कह रहा है कि हालांकि फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु NH3 का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 4.9 × 10⁻30 कूलाम मीटर तथा NF3 के द्विध्रुव आघूर्ण 0.80 × 10⁻30 कूलाम मीटर की अपेक्षा अधिक होता है। ऐसा इसलिए है कि NH3 में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण 3 NF आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है। तो ऐसा इसलिए है, ध्यान दीजिए कि NH3 में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण 3 NF आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है। अब देखिए, इसको अभी नीचे समझ रहे हैं, घबराइए मत। तो कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण NF आबंध आघूर्णों के परिणामी द्विध्रुव आघूर्णों के प्रभाव को कम करता है। फिर से पढ़िए, कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण NF आबंध आघूर्णों के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण के प्रभाव को कम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप NF3 के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये सब बेकार है, ना समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अब इस फिगर से, इस चित्र से पूरा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब देखिए इसको बनाया कैसे गया है, इसको समझ लीजिए कि ये दोनों हाइड्रोजन जिधर हैं उधर ये हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि पिरामिड शेप है। तो ये जिधर दोनों हाइड्रोजन है उधर ये हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसको देखिए एक बांड बना के दिखाया, इसको एक बांड बना के, और इसमें दूसरी तरह का बांड बनाया है, ये कि ताकि पता चले कि ये जिधर है इधर वो ये वाला एच नहीं है। अब देखिए ये जो बनाया है इसका मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से ये बनाया गया है इस तरह। तो इसको समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो नाइट्रोजन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इधर निगेटिव होगा, हाइड्रोजन की तरफ पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, तो इसका भी प्रभाव इस तीर की तरफ है, इसका भी प्रभाव इधर होगा, इसका भी प्रभाव इधर होगा। तीनों का जो परिणामी है, इसका इसका इसका, वो तीनों का मिलके इस दिशा में होगा, इस दिशा में। तो इधर देखिए तीर लगा दिया, तीनों का मिल रहा है, आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि ये दिशा लगभग एक ही तरफ है, परिणामी दिशा एक ही तरफ होगी, और इन तीनों की भी दिशा ऐसे लग रही है कि आगे एक ही तरफ जाएंगे, तो ये एक ही तरफ जा भी रहे हैं, तो इसलिए ये मान ज्यादा है। NH3 में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 4.90 × 10⁻30 कूलाम मीटर। अब इसमें देखिए NF3 में क्या है कि, हाँ देखिए परिणामी इसका यहाँ पर दिखाया है अलग कलर से, इस H का, इस H का, इस H का, और ये जो दिखाया है ये इलेक्ट्रॉन जो है उनके लिए है, ये दिखाया है जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका ये दिखा दिया, देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ दिखा दिया।
अब यहाँ पर देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहाँ पर क्या था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था, तो तीर इधर को थी। यहाँ पर क्या, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो तीर इधर को हो गई, इधर को हो गई, इधर को हो गई। अब देखिए ये बाहर को भाग रहा है, ये बाहर को भाग रहा है, ये बाहर को भाग रहा है, ये इधर को भाग रहा है, तो ये इसके प्रभाव को काफ़ी हद तक कैंसिल करेगा। हालांकि कोण एक समान नहीं है, कुछ कोण है, इसलिए पूरा जीरो तो नहीं करेगा, और ये इसके प्रभाव को कम करेगा। तो कुल मिला के हर एक अपने एक प्रभाव को कम कर रहा है, इसके प्रभाव को ये कम कर रहा है, इसके प्रभाव को ये कम कर रहा है, तो द्विध्रुव आघूर्ण लास्ट में बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए देखिए NF3 में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण बहुत कम है, 0.80 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर, क्योंकि सब के अपनी ओर बाहर को खींच रहे हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में खींच रहे हैं। पूर्ण विपरीत नहीं है, लेकिन फिर भी विपरीत है। इसमें क्या है, सब एक ही दिशा में जोर लगा रहे हैं, तो इसलिए इसका मान बहुत ज़्यादा है, इसका मान बहुत कम है। तो इस तरह से हम लोगों को बातों को समझना है। अब देखिए आगे क्या है, कह रहा है कुछ अणुओं के द्विध्रुव आघूर्णों को 4.5 में दिया गया है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार अब इसको देखिए, थोड़ा सा देख ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए इनके किस तरह की संरचना है वो बता रहा है। HF का द्विध्रुव आघूर्ण बता दिए, संरचना रेखीय है, दो ही है, ऐसी बात रेखा होगी, दो ही है। अब दो बिंदु बना करके उसको अगर मिलाएं आपस में तो रेखा ही बनेगी। यहाँ पर सब दो ही है तो रेखा ही बनेगी। H2O में देखिए मुड़ा हुआ है, H2S मुड़ा हुआ है, CO2 रेखीय है। NH3 त्रिसमनताक्ष पिरामिड है, यानी पिरामिड है कुल मिला के। NF3 पिरामिड है और BF3 समतल है, क्योंकि सब 120 डिग्री के कोण पर होंगे, क्योंकि F सब जगह बराबर हो का एंगल बनाएगा, तो ये समतल है। तो इस प्रकार कैसे इनके जो आकृति है उसके बारे में आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं। CH4 चतुष्फलकीय है, यानी टेट्राहेड्रल। CH-Cl3 चतुष्फलकीय है, CCl4 चतुष्फलकीय है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि जिस प्रकार सहसंयोजी आबंध में आंशिक आयनिक लक्षण होता है, उसी प्रकार आयनिक आबंध में भी आंशिक सहसंयोजी लक्षण होता है। तो कुल मिलाकर के न कोई पूर्ण आयनिक है, न कोई पूर्ण सहसंयोजी है। अगर सहसंयोजी ज्यादा है तो कुछ जो है आयनिक है, अगर आयनिक ज्यादा है तो कुछ सहसंयोजी है, मतलब मिला जुला असर रहेगा। तो आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना फजांस ने निम्नलिखित नियमों के अनुसार की। तो इसको ध्यान देना है कि जो आयनिक है उनके सहसंयोजी फजांस ने बहुत अच्छे से इसकी विवेचना की। तो इसको समझते हैं फजांस रूल के हिसाब से। तो धनायन के आकार के घटने तथा ऋणायन के आकार के बढ़ने पर आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। तो अगर धनायन का आकार घटने लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फजांस रूल के हिसाब से इसको पढ़ाया जाता है। तो अगर धनायन के आकार घटे और ऋणायन का आकार बढ़ने लगे तो आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। तो ऋणायन का अगर आकार बढ़ रहा है तो सहसंयोजी आबंध में वृद्धि होगी। धनायन तथा ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से आयनिक आबंध के सहसंयोजी आबंध में वृद्धि होती है। देखिए पहले क्या था, ऋणायन का अगर आकार बढ़ जाए, धनायन का घटे, तो सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होगी। अब कह रहा है कि धनायन तथा ऋणायन पर अगर आवेश की मात्रा बढ़ जाए दोनों में, तो सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। फिर से पढ़िए, धनायन तथा ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण यानी कोवैलेंट कैरेक्टर में वृद्धि होती है। अगला क्या कह रहा है, समान आकार तथा आवेश के धनायनों में से उस धनायन की ध्रुवण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के आयनों के उत्कृष्ट गैस विन्यास, उत्कृष्ट का मतलब अक्रिय, अक्रिय का मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो NH2 NP6 यानी 6 2 8 है, की अपेक्षा संक्रमण धातुओं के अनुरूप यानी N-1 D(N) NS0 होता है। इसका मतलब D कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे
और यस कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये n-1 है, का मतलब डी कक्षा जो है बाहरी कक्षा से एक अंदर वाली, n-1 का मतलब ये बाहर वाली जो n है इससे एक घटाने पर। तो ये कह रहा है कि समान आकार तथा आवेश के धनायनों में से उस धनायन की ध्रुवण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के धनायनों के उत्कृष्ट गैस विन्यास NH2 NP6 की अपेक्षा संक्रमण धातुओं यानी ट्रांजिशन मेटल के अनुरूप यानी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट के अनुरूप होता है। देखिए डी है तो डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक वालों की जो है ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती है। कहने का मतलब मोटा मोटा ये है एस ब्लॉक वाले या पी ब्लॉक वालों से, ठीक ना। अब धनायन तथा ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक आवेशों को आकर्षित कर उसे ध्रुवित करता है। धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक आवेश को आकर्षित कर, अब देखिए ऋणायन में इलेक्ट्रॉन है तो इसके आवेश को धनायन आकर्षित करता है, और जब आकर्षित करेगा तो जाहिर सी बात है दो ध्रुव बनेंगे धन और ऋण, तो इसीलिए ध्रुवण उसे ध्रुवित करता है आकर्षित करके। फलतः उसके मध्य आवेश की मात्रा बढ़ती है। ऐसे क्या होता है कि उसके मध्य आवेश की मात्रा बढ़ती है। यह प्रक्रिया सहसंयोजी आबंध निर्माण के अनुरूप है। तो यह प्रक्रिया क्या है, सहसंयोजी आबंध निर्माण के अनुरूप है जिसमें दो नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉनीय आवेश घनत्व में वृद्धि होती है। तो इसको ध्यान देना है कि अगर ऋणायन धनायन और ऋणायन के इलेक्ट्रॉनीय आवेश, धनायन जो होता है वो ऋणायन के इलेक्ट्रॉनीय आवेश को आकर्षित कर उसे ध्रुवित करता है। फलतः उनके मध्य आवेश की मात्रा बढ़ती है। यह प्रक्रिया सहसंयोजी आबंध निर्माण के अनुरूप है जिसमें दो नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉनीय आवेश घनत्व में वृद्धि होती है। धनायन की ध्रुवण क्षमता, ऋणायन की ध्रुवण क्षमता तथा ऋणायन के ध्रुवण की मात्रा इत्यादि वे कारक हैं जो सम्मिलित रूप से किसी आयनिक आबंध की संयोजकता के प्रतिशत को निर्धारित करते हैं। तो ध्रुवण क्षमता, धनायन की ध्रुवता तथा ऋणायन की ध्रुवण की मात्रा जो है ये सब सहसंयोजकता की प्रतिशतता को बताएंगे, यानी परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी सहसंयोजकता का चरित्र कितना है। अगर प्रतिशत में व्यक्त करना हो तो उसको कौन व्यक्त करेगा, यही सब व्यक्त करेंगे। अब देखिए आगे आ जाता है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो आज बस यहीं तक। अब अगले लेक्चर में हम इस आगे के जो पॉइंट हैं उनकी स्टडी करेंगे।